दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा राजनीति विज्ञान से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप कुछ अन्य प्रश्नों को भी तैयार कर सकें और परीक्षाओं में सही उसका उत्तर दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। देखिए, पहला कथन है कि ये अंतर्भूत रूप से अनैतिक है। दूसरा है कि ये बल के प्रयोग पर एक अधिकार बनाए रखता है। तीसरा है ये व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। और चौथा है इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण करना है। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न समझना होगा, रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत हैं? तो इसमें से केवल गलत तर्क को चुनना है। तो सही उत्तर इसका गलत तर्क हो जाएगा, इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। दोस्तों, रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से कुछ तर्कों पर सहमत है, क्योंकि उनका मानना है कि ये अंतर्भूत रूप से अनैतिक है। दूसरा है कि ये बल के प्रयोग पर एकाधिकार बनाए रखता है। और तीसरा है ये व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो विकल्प डी इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है, ये गलत तर्क है जिससे रॉबर्ट नॉजिक सहमत नहीं है और यही आपसे पूछा भी गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने ये तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की बजाय शक्ति यानी पावर को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन है केनेथ वाल्ज, जैक स्नाइडर, स्टीफन वान इवेरा या जॉन मियर सेमर। तो सही उत्तर जॉन मियर सेमर, ऑप्शन डी। दोस्तों, जॉन मियर सेमर ने तर्क दिया था कि राज्य सिक्योरिटी के बजाय पावर को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं। जॉन मियर सेमर के अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना है। इसलिए जॉन मियर सेमर के यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इनका जो जॉन मियर सेमर का यथार्थवाद है, रियलिज्म है, इसको क्या कहा जाता है? आक्रामक यथार्थवाद। याद रखिएगा, आक्रामक यथार्थवाद के जनक या प्रणेता हैं जॉन मियर सेमर। जॉन मियर सेमर की रचना है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इनकी बुक याद रखिएगा, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित ये प्रश्न है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मेयर सेमर की पुस्तक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आक्रामक यथार्थवाद के विचारक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका विश्वास या कथन है कि अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लुई अल्थ्यूजर, ग्राम्सी, पोलांज और माओ जेडोंग। तो इनमें से आपको कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है कि किन लोगों का मानना है कि अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है। तो सही उत्तर है, देखिए, ग्राम्सी, पोलांज और माओ जेडोंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी, सी और डी। अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है, ये कथन ग्राम्सी, पोलांज और माओ जेडोंग का है। मार्क्सवादी विचार में हर चीज को समाज के वास्तविक आधार के रूप में समझना आर्थिक संरचना है और आर्थिक संरचना के ऊपर अधिसंरचना होती है जिसमें कानूनी और राजनीतिक सामाजिक चेतना शामिल है। और
आप जान लीजिए कि अधिसंरचना सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है। ये विचार ग्राम्सी, पोलांज और माओ जेदांग के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, आप देखिए इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। नियो मार्क्सिज्म से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन है आपके जुर्गन हैबरमास, एरिक फ्राम, हर्बर्ट मार्क्यूजे और रोजा लग्जमबर्ग। तो जब आप नव मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो इसमें जुर्गन हैबरमास, एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूजे का नाम आता है। तो याद रखिएगा रोजा लग्जमबर्ग का संबंध जो है ये नव मार्क्सवाद से नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोजा लग्जमबर्ग का संबंध नव मार्क्सवाद से नहीं है, वो क्रांतिकारी मार्क्सवाद की प्रवर्तक थीं। तो रोजा लग्जमबर्ग क्रांतिकारी मार्क्सवाद से संबंधित हैं और उन्होंने सैद्धांतिक मार्क्सवाद में अपनी आस्था जताई। रोजा की पुस्तक है सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन 1899। इसके अंतर्गत उन्होंने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि समाजवाद को पूंजीवाद के भीतर सामाजिक सुधारों की लंबी श्रृंखला के सहारे धीरे धीरे स्थापित किया जा सकता है। रोजा लग्जमबर्ग के अनुसार समाज में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो दल में भी लोकतंत्र नहीं रहेगा और उनके अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का परिणाम होगा समाज का उत्पीड़न। तो जुर्गन हैबरमास, एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूजे का संबंध नव मार्क्सवाद से है। रोजा लग्जमबर्ग क्रांतिकारी मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हाबहाउस, लास्की, ग्रीन और प्लेटो। तो सही उत्तर ये कथन हाबहाउस का है। अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, ये कथन हाबहाउस का है। हाबहाउस का कहना है कि अधिकार वे हैं जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और दूसरे हमसे, साथ ही सभी यथार्थ अधिकार समाज कल्याण की शर्तें हैं। तो ये LT हाबहाउस का कथन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है या जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। कारण है कि न्याय के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है, ये भी सही है। आप देखिए, अगर आप इसको समझेंगे तो सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत है और न्याय के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है। न्याय के दो मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है, पहला तो है समानता और दूसरा निष्पक्षता। और न्याय की अवधारणा मुख्य रूप से दी जा सकती है संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। तो आप देखेंगे कि A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, आपको बताना है। कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? चार जो है विचारक दिए गए हैं, इनमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। TH ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड लास्की और जेरेमी बेंथम। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल B और D। कैसे? दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है। कैसे? प्रतिबंधों के अभाव की दृष्टि से स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट न पैदा करे, नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता कहलाती है। और वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में असमर्थ हो और राज्य उसकी असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए, वो सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसमें जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है, जबकि TH ग्रीन और हेराल्ड जोसेफ लास्की ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित ये प्रश्न है, संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित और निर्मित है? संविधान का दर्शन किसके द्वारा अनुप्राणित और निर्मित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक द्वारा, संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा, संविधान सभा की 31 अक्टूबर 1947 की बैठक के द्वारा, या संविधान सभा के 14 नवंबर 1949 के द्वितीय वाचन द्वारा। तो संविधान का दर्शन किससे अनुप्राणित है? तो सही उत्तर है संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। दोस्तों, संविधान का दर्शन संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा अनुप्राणित और निर्मित है। और आप सभी जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और अंतिम रूप से पारित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो संविधान का दर्शन जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना बनी है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा अनुप्राणित और निर्मित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना के बारे में कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको संविधान सभा की रचना के बारे में कौन से कथन सही हैं उनको आपको बताना है। प्रत्येक रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित किया जाना था, बिल्कुल सही है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित सीटें मुसलमानों और सिखों तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई थी, सही है। अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था, ये भी आपका सही है। और उपर्युक्त प्रक्रिया में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन किया जाना था, बिल्कुल सही है। तो संविधान सभा की रचना के बारे में ये चारों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी, सी और डी ये सभी कथन आपके सही हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये जो कथन हैं सभी कथन संविधान सभा के बारे में सही हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया था। इसमें सभी कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, और इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि भारत में सरकार की संकर व्यवस्था है। भारत में सरकार की संकर या मिश्रित व्यवस्था है। कारण है कि संकर व्यवस्था में 2 पुरातन ब्रिटिश परंपरा और अमेरिकी सिद्धांत शामिल हैं। तो इसको समझिए, भारत में सरकार की मिश्रित या संकर व्यवस्था है जिसमें 2 प्रारूप ब्रिटिश सिद्धांत और अमेरिकी सिद्धांत दोनों शामिल हैं। ब्रिटिश परंपरा से संसदीय व्यवस्था और अमेरिकी सिद्धांत से संघीय और न्यायिक व्यवस्था शामिल किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा, भारत में सरकार की संकर जिसको कहा जाए मिश्रित व्यवस्था है जिसमें 2 पुरातन ब्रिटिश परंपरा और अमेरिकी सिद्धांत शामिल हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सरकार के रूप और अनिवार्य विशेषताओं को आपको मिलान करना है। देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों के वियोजन या पृथक्करण पर आधारित होती है।
संघात्मक सरकार ये शक्तियों के विभाजन पर यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है और एकात्मक संविधान शक्तियों के केंद्रण पर या केंद्रीकरण पर आधारित होती है। 2, 1, 4, 3 यहाँ पर देखिए 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडलीय सरकार की अनिवार्य विशेषता उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और इसमें कार्यपालिका मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का विनियोजन या पृथक्करण होता है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है और एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, इसका मतलब इसमें आपको 3 कथन सत्य हैं, केवल 1 कथन असत्य है। देखिए, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल सही कथन है। यह संघवाद को संगठित रखने का अच्छा उदाहरण है, भारतीय संघवाद में बिल्कुल सही है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, ये कथन आपका सही नहीं है और इसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 12 ये बताता है कि भारतीय संघवाद में एक साथ आने या कमिंग टुगेदर के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, ये कथन सही नहीं है। भारतीय संघवाद संघटक इकाइयों के बीच सौदेबाजी या सौदेबाजी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संविधान सभा की स्पष्ट घोषणा है जिसने अपनी शक्ति और प्राधिकार भारत की प्रभुत्व संपन्न जनता से प्राप्त किया था। इसलिए कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और न ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय संघवाद के संबंध में अन्य कथन तो सही हैं, लेकिन कथन सी एक साथ आने की संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, ये आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय की मौलिक या जो प्रारंभिक अधिकारिता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सही नहीं है? भारत सरकार एवं एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये आपका उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता में शामिल है। 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये भी शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अनन्य मौलिक अधिकारिता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों और अधिकारों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त है, ये आपका सही नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता में शामिल नहीं है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता में भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद तथा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को अनन्य मौलिक अधिकारिता प्रदान करता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों और अधिकारों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है, यानी ये उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत शामिल नहीं है। विकल्प डी आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन और उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता का प्रावधान है, आपको बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन और उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 56? तो ये आसान सा प्रश्न है, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन और उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 71 में क्या वर्णित है? इसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 55, आप जान लीजिए कि संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीका वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन है।
तो मंत्रिपरिषद के गठन और उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने का प्रावधान अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब के पद के रूप में किसने अवधारणीकृत किया था? सीमलेस वेब के पद के रूप में किसने अवधारणीकृत किया था? ऑप्शन है डी बसु, ग्रेनविल ऑस्टिन, बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। तो सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब के पद के रूप में अवधारणीकृत किया था। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और डी बसु ने कहा है कि भारत का संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघीय है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का संयोजन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबद्ध है? उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कौन सा वाद संबंधित है या कौन संबंधित हैं? इंदिरा जयसिंह, मुकुल रोहतगी, राम जेठमलानी या कपिल सिब्बल। तो सही उत्तर है इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन ए। इंदिरा जयसिंह उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित कौन सा असत्य कथन है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक कथन आपका असत्य है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और मूल समवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संबंध में कथन ए आप देखिए कि संघ सूची में वर्तमान गणना की दृष्टि से 98 विषय शामिल हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की गणना में संघ सूची में 98 विषय हैं। इसी प्रकार राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे, वर्तमान में 59 विषय शामिल हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सूची में 61 विषय नहीं हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं। और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के लिए कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची लाई गई है। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 97 विषय। और संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में केवल 59 विषय शामिल हैं। और समवर्ती सूची में आप देखिए, पहले 47 विषय थे, अब और 52 विषय शामिल हैं। तो 98, 59 और 52 विषय ये वर्तमान स्थिति है। अगला प्रश्न है, कथन नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि विधि के समक्ष समता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है, तो ये लागू होती है, इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, ये सही है। तो आप देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की समूची कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और भारत के राष्ट्रपति को विधि के समक्ष समता से अनुच्छेद 361 के तहत छूट प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक अथवा आपराधिक कार्रवाई न तो आरंभ होगी न ही बनी रहेगी, पर उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में सिविल कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो विधि के समक्ष समता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है, ये कथन सही नहीं है और दूसरा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 आपका सत्य है। अगला प्रश्न भी कथनों पर आधारित है। 2 कथन दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चयन करना है इसके आधार पर। 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया है। नेहरू ने समाज के जो है समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया है, ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कथन है कि नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही आपके सत्य कथन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की उदार और व्यवहारिक व्याख्या की है। नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया है और नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने ही उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। नेहरू जी ने सर्वहारा की तानाशाही के विचार को ग्रहण नहीं किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हन्ना अरेंट, थियोडोर एडॉर्नो, टिमोथी स्नाइडर या फ्रेडरिक हायक। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको तैयार करना है। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, तो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक थियोडोर एडॉर्नो हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। थियोडोर डब्ल्यू एडॉर्नो अपनी पुस्तक अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी या अधिनायकवादी व्यक्तित्व में तर्क देते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्तर देर से पूंजीवादी शोषण की प्रभावशीलता और व्यापकता को प्रदर्शित करता है और इस पुस्तक का केंद्रीय विचार ये है कि अधिनायकवाद एक फ्रायडियन विकासात्मक मॉडल का परिणाम है। तो याद रखिएगा ये पुस्तक अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी ये थियोडोर एडॉर्नो के द्वारा लिखित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। अनुदारवाद के मूल विश्वास क्या हैं? दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। अनुदारवाद के मूल विश्वास क्या हैं? तो अनुदारवाद आप जानते हैं परंपरा पर आधारित है। पद सोपानिकी और सत्ता इसके मूल विचार हैं, सही है। सामाजिक डार्विनवाद ये सही नहीं है और सामाजिक उदारवाद ये भी सही नहीं है। तो केवल ए और देखिए केवल ए और बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। केवल ए और बी ये जो हैं आपके सही उत्तर हैं अनुदारवाद के बारे में। अनुदारवाद या रूढ़िवाद, अनुदारवाद को रूढ़िवाद भी कहा जाता है। उनका मूल विषय परंपरा है यानी ट्रेडिशन है, पद सोपानिकी यानी हायरार्की और सत्ता तथा यथार्थवाद यानी अथॉरिटी एंड रियलिज्म है। रूढ़िवाद उन सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो प्राचीन काल से प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती हैं और ये सिद्धांत नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करता है। तो इसमें मुख्य रूप से परंपरा पर बल दिया जाता है, पद सोपान पर बल दिया जाता है, सत्ता और यथार्थवाद पर बल दिया जाता है और ये नए विचारों को अपनाने के बजाय पुरातन विचारों पर बल देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उदारवाद के विकास के चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि उदारवाद का विकास किस तरह से हुआ है। देखिए सकारात्मक उदारवाद, समतावादिता, नकारात्मक उदारवाद और स्वेच्छातंत्रवाद। तो इसको आपको क्रम में बताना है। तो सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद आता है यानी सी। सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद का क्रम आता है, उसके बाद सकारात्मक उदारवाद का क्रम आता है, फिर समतावादिता आती है और अंत में स्वेच्छातंत्रवाद आता है। CABD आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देखिए उदारवाद के विकास के चरणों में पहला चरण नकारात्मक उदारवाद है।
नकारात्मक उदारवाद बाहरी सीमाओं की अनुपस्थिति के बारे में है, जैसे राम दिल्ली जाने के लिए स्वतंत्र है जब तक ऐसा करने से उसे रोके नहीं। दूसरा सकारात्मक उदारवाद से है, इसके तहत आंतरिक सीमाओं की अनुपस्थिति के बारे में बताया जाता है। समतावादिता से तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्य चाहे वो संपन्न हो या असंपन्न हो, विकास के लिए उचित अवसर और अनुकूल परिस्थितियां देना है। और अंतिम चरण स्वेच्छातंत्रवाद है, जहां नागरिकों के जीवन में राज्य का न्यूनतम या कम से कम हस्तक्षेप होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, और ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 और न्यायाधीश होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए 1993 में, याद रखिएगा, 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। 1993 में एक कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत आप जान लीजिए कि इस निर्णय के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम निर्धारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1998 में 3rd जजेज केस में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को संरचित कर दिया है, जो व्यवस्था अभी लागू है। तो 1998 से जो है मुख्य न्यायाधीश सहित 5 या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या जो है इस मंडल में होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन कॉलेजियम प्रणाली के बारे में है, उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का प्रावधान किया है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किया है, तो ये आपका सही नहीं है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ये सही है। और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये आपका सही नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में यहाँ पर देखिए, कथन 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। और आप जान लीजिए, कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने 2nd जजेज मामले 1993 में की थी, और न्यायमूर्ति PN भगवती 1981 के फर्स्ट जजेज मामले में SP गुप्ता बनाम भारत संघ के निर्णय देने वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल थे, न कि 1993 के। तो कथन 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा? कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के
पदेन अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे, सही है। संघ के विधि और न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। तो ये चारों ही कथन आपके सही हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, और इसमें से ये सभी चारों कथन न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में आपके सही हैं, और आप इसको उपर्युक्त सभी बना सकते हैं। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा, 99वां संविधान संशोधन, 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 आपको पढ़ना होगा इसके लिए। तो 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए संविधान में अनुच्छेद 124 का जोड़कर उसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट आयोग NJAC का जो है प्रावधान किया गया था। चारों विकल्पों के जो कथन दिए गए हैं वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही थे। लेकिन 99वें संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 16 अक्टूबर 2015 के आदेश के द्वारा इसको अभिखंडित या समाप्त कर दिया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन है संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या विधि आयोग का प्रतिवेदन। तो सही उत्तर क्या है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर न्यायालयों, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय शामिल हैं, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। और इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन आपके सही हैं, 1 कथन आपका सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग इसमें वोट डाल सकते हैं। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये सही नहीं है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले जो सभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मतदाता सूची होती है उसको तैयार कराने का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में नहीं तैयार की जाती है। ऑप्शन सी सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। यहाँ पर देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र आप देखिए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
तो लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? ये सही उत्तर भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है उसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है और 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो सही उत्तर है लोकसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो याद रखिएगा, संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर स्थापित करने का उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। ये कथन कहाँ पर उल्लिखित है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। ये कथन डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट में जो है उल्लिखित है और ये पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई है। रूसो ने डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स में उल्लिखित किया है कि हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। और रूसो ने तर्क दिया कि कला और विज्ञान में प्रगति ने नैतिक गुणों को भ्रष्ट कर दिया और तर्कों के लिए आधार तैयार किया है कि वो बाद में मानवता पर समाज के अपमानजनक प्रभाव के बारे में और अधिक गहराई से विकसित होगा। और रूसो का विचार बिंदु सामान्य इच्छा का विचार है। जनरल विल का विचार जो है ये रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जॉन लॉक के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट से इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि ये जो है लॉक के बारे में कौन से कथन सही हैं। वे अनुभववाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है, बिल्कुल सही है। वे सीमित या लिमिटेड राज्य में विश्वास करते थे, सही है। वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, सही नहीं है। जॉन लॉक के बारे में ए, बी और सी ये 3 कथन आपके सही हैं। अनुभववाद के समर्थक थे, उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है और वो सीमित राज्य में विश्वास करते थे। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल किया। जॉन लॉक ने राज्य को नकारात्मक राज्य की संज्ञा दी है। लोकप्रिय संप्रभुता के जो प्रतिपादक हैं वो लॉक नहीं बल्कि रूसो हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनैतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और अस्थायी राजनैतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? ये कथन किसका है कि एक आदर्श संविधान राजनैतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और अस्थायी राजनैतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है? ऑप्शन है एलेक्स डी टॉकविले, अरस्तु, डायसी या ब्राइस। तो सही उत्तर है अरस्तु, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आदर्श संविधान राजनैतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और अस्थायी राजनैतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है, ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हाब्स चिंतक है। हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता या निरंकुशवाद का प्रतिपादन किया था। लॉक ने संवैधानिक शासन या सीमित शासन का विचार दिया था।
रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी का विचार दिया और जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का विचार प्रस्तुत किया था। तो सही सुमेलन हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाब्स ने निरंकुशतावाद का समर्थन किया, लॉक ने संवैधानिक शासन का, रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता और जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है विचार दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता और परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसने असमानता यानी इनइक्वालिटी को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है? हाब्स, लॉक, रूसो या मॉन्टेस्क्यू? तो सही उत्तर जे रूसो ने। याद रखिएगा दोस्तों, रूसो पहला ऐसा विचारक था जिसने समाज में प्रचलित विषमता का विश्लेषण करके उन विषमताओं को दूर करने की मांग की जो सामाजिक अन्याय का उदाहरण प्रस्तुत करती थी। और उसकी पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में उसने 2 प्रकार की विषमता बताई है, प्राकृतिक या नैसर्गिक विषमता और परंपरागत विषमता। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें संकल्पना और विचार तथा विचारकों का मिलान आपको करना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, समतावादी, तो समतावादी जॉन रॉल्स हैं। उदारवादी आप जानिए रॉबर्ट नोजिक हैं। देखिए, इसके अलावा लोकप्रिय संप्रभुता ये जे रूसो का है और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कार्ल मैनहीम का है। समतावादी जॉन रॉल्स हैं, उदारवादी रॉबर्ट नोजिक हैं, लोकप्रिय संप्रभुता जे रूसो का है और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत कार्ल मैनहीम ने दिया है। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक हैं। उन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया। 1971 में रॉल्स की बुक आई थी ए थियरी ऑफ जस्टिस और रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत या विचार पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो अरस्तु का जन्म यहाँ पर देखिए 384 BC या 384 ईसा पूर्व में हुआ था। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली में हुआ था। और आप देख सकते हैं इसके बाद हाब्स है, हाब्स का जन्म 1588 में हुआ था। जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? 1632 में हुआ था, याद रखिएगा 1632 में। और रूसो का जन्म 1712 में हुआ था। तो ये आपका क्रम है। सबसे पहले अरस्तु हो जाएंगे, तो यहाँ पर अरस्तु का जन्म सबसे पहले हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 4, 2, 5, 3 और 1 अरस्तु का जन्म इसमें सबसे पहले, उसके बाद मैकियावेली, फिर देखिए हाब्स हैं, लॉक हैं और सबसे लास्ट में रूसो हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। कारण है कि जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि का पक्षधर नहीं थे। तो आप यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे? आप देखिए, जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के अंग्रेज विचारक थे। लॉक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार पर बल देते हैं। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी LLP के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। लॉक निजी संपत्ति को व्यक्ति के अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता था जो प्रकृति के नियम पर आधारित था। इस तरह जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। वो केवल हितों की वृद्धि का पक्षधर नहीं था। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 का सूची 2 का मिलान करिए। सूची 1 से सूची 2 का, इसमें आप देखिए पुस्तकें और उनके लेखकों का मिलान करना है। पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल, ये पुस्तक
रॉबर्ट माइकल द्वारा लिखी गई है। रूलिंग क्लास गिटानो मोस्का के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द पावर एलीट आप जानते हैं सी राइट मिल्स की पुस्तक है। द माइंड एंड द सोसाइटी ये पुस्तक विल्फ्रेड परेटो के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से रॉबर्ट माइकल या मिचेल्स, गिटानो मोस्का, विल्फ्रेड परेटो, सी राइट मिल्स, आप देखिए सी राइट मिल्स, मोस्का और विल्फ्रेड परेटो को अभिजनवादी विचारक माना जाता है। ये जो चयन है आपका 2, 3, 1 और 4, तो 2, 3, 1 और 4 कौन सा जो है ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकतंत्र के संबंध में कौन से सिद्धांत सही हैं आपको बताना है। लोकतंत्र के संबंध में कौन से सिद्धांत सही हैं? देखिए, सहमति आधारित सरकार बिल्कुल सही है, लोक जवाबदेही सही है, समाजवाद के लिए उपयुक्त सही नहीं है, संवैधानिक सरकार सही है। तो यहाँ पर लोकतंत्र के संबंध में 1, 2 और 4 आपके सही हैं। कैसे? लोकतंत्र के संबंध में आप जानते हैं सहमत आधारित सरकार, लोक जवाबदेही और संवैधानिक सरकार सही हैं। उदार लोकतंत्र में शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र होते हैं। शास्त्रीय लोकतंत्र के प्रमुख विचारकों में जॉन लॉक, बेंथम और मैकफर्सन हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला रखने का श्रेय जेम्स मेडिसन को दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि इसमें ये सहमति आधारित सरकार, लोक जवाबदेही और संवैधानिक सरकार ये लोकतंत्र के संबंधित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कृतियां और विचारक यानी पुस्तकें और विचारकों का मिलान करना है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है और ये पुस्तक 1861 में लिखी गई थी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट ये पुस्तक फ्रेडरिक हेगल के द्वारा लिखी गई थी। फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकारों का दर्शन ये 1821 में प्रकाशित हुई थी। द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक ये कार्ल मार्क्स की है और आप जानते हैं इसका प्रकाशन 1845 में हुआ था। और लेटर ऑन टॉलरेशन यानी सहिष्णुता पर पत्र ये जॉन लॉक के द्वारा 1689 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो सही उत्तर है 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तथा अन्य राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हमने महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या अलग से की है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी तैयार कर सकें जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आप इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकें और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करके अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा और हमको बताइएगा कि इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए और किस तरह के और प्रश्न लाए जाएं जो आपके लिए और भी लाभदायक हो सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।